Hello students, welcome to social science class. Previous lectures we have completed chapter number 1 and chapter number 2 of our social science. Now we'll study chapter number 3, that is nationalism in India. तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले हम स्टडी करते हैं कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। नेशनलिज्म को हम हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीयता, या तो हम राष्ट्रीयता भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीयता मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा एहसास है गौरव का, फीलिंग ऑफ प्राइड हम जिसको बोलते हैं, ऐसा एहसास जो हमको गर्व कराता है अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति। साथ ही साथ राष्ट्रवाद एक तरह से बोला जाए तो आपसी भावना, आपसी प्रेम और हित की भावना, साथ ही साथ एक ऐसा गौरव का एहसास दिलाता है हमारे देश के प्रति, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब एक तरह से ऐसी भावना जहाँ पर हम अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, ऐसी भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रीयता। और हम जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले सबसे पहले जो है वो है ब्रिटिशर्स। जब हमारे देश में गुलामी हो रही थी, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन शुरू कर दिया था, लोगों को बुरी तरह से गुलामी का सामना करना पड़ रहा था, उस टाइम पे सब एकजुट होकर, चाहे फिर वो कोई भी जाति का हो, कोई भी रीजन का हो, सब एक साथ मिलकर इन ब्रिटिशर्स को हमारे देश से आज़ाद करवाने में एक साथ हुए थे। तो यही हम सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने में क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे राष्ट्रीयता की भावना जगाने में। तो सबसे पहला रीज़न आता है पॉलिटिकल रीज़न, राजनैतिक कारण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। पॉलिटिकल रीजंस क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल के पहले हमारे देश में एकता नहीं थी, राष्ट्रीय एकता नहीं थी, लेकिन हमारा जो इंडिया था वो छोटे और बड़े प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजा महाराजाओं के साथ वॉर किया और ब्रिटिशर्स ने उन पर्टिकुलर रीजन में रूलिंग स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ब्रिटिशर्स ने जो रूलिंग अपने कंट्रोल में कर लिया, तो उन्होंने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाए कि वो रूल्स सारे देश में इम्प्लीमेंट होने लगे, और ये हमारे देश के लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो हित में नहीं था। जो भी रूल्स बनाए थे उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही स्वार्थ था। ब्रिटिशर्स अपनी सेल्फिशनेस, अपने खुद के ईगो या तो अपने खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रूल्स बना रही थी, इसकी वजह से हमारे जो देश के लोग थे उनको ये चीज़ के लिए बहुत ही भारी इफ़ेक्ट हो रहा था, और इसी के वजह से राष्ट्रीयता की भावना शुरू हुई, लोग एकजुट होने लगे, और ये जो ब्रिटिशर्स की जो अनवांटेड रूल्स या तो जो गुलामी के जो रूल्स थे उनको तोड़ने के लिए सब एकजुट हो गए। सेकेंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक रीजंस। अब इकोनॉमिक रीजंस का पैराग्राफ थोड़ा हम रीड आउट करते हैं। इंडिया वॉज फाइनेंशियली ruined ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। The Britishers took the raw materials from India to England and then manufactured goods were sold in the Indian market. यहाँ पर जो पहली 3 लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो भारत देश था वो फाइनेंशियली, पैसे के मामले में, फाइनेंशियली मतलब पैसा, तो पैसे के मामलों में बिल्कुल ही हमारा भारत देश बिखर गया था। इसका रीज़न क्या था? अंग्रेज़ों के जो भी
पैसे के रिलेटेड जो रूल्स थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश को खोखला बना रहे थे पैसे के मामलों में। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो भी मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई एक चीज़ बनानी होती है, उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि अगर हमको शुगर बनाना है, चीनी बनानी है, तो चीनी बनाने के लिए हमको गन्ना चाहिए, तो गन्ना क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। शुगर कैन क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल। वैसे ही ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेकर इंग्लैंड पहुंचाते थे और इंग्लैंड में ही सारी चीज़ें बनाकर इंडिया में ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे इंडियन करेंसी वो वीक इसलिए हो जा रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत ही बेकार पॉलिसीज़ की वजह से हमारा जो देश है वो पैसे के दौर पर कमज़ोर होता जा रहा था। वापस से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कच्चा माल, जिससे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमको अगर कोई कपड़ा बनाना हो तो कपड़ा बनाने के लिए हमको कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, कॉटन जो एक रॉ मटेरियल होता है वो इंग्लैंड में लेकर जाते थे और इंग्लैंड में वो कपड़ा बनाकर हमारे ही देश की चीज़ को हमारे ही देश में ज़्यादा प्राइस में सेल करते थे, बेचते थे ज़्यादा प्राइस में। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो देश है पैसे के मामले में कमज़ोर होता गया। The duty on the manufactured goods imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. As a result, the Indian goods become more expensive than the imported goods. In this cutthroat competition, the handicraft and cottage industries of India could not sustain itself. Many artisans became unemployed. Soon the Indians realized that it was the British policy to prosper England at the cost of Indian economy. These fostered the feeling of nationalism in the people of India. तो ये पैराग्राफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल इंग्लैंड में भेजे जाते थे और वहाँ पर ही कोई एक कमोडिटी बनाई जाती थी और इंडिया में ज़्यादा प्राइस में सेल किया जाता था। और एक चीज़, मान लो कि अगर हम वहाँ से इंग्लैंड से या कहीं बाहर की कंट्रीज से जो चीज़ मंगवाते हैं वो सस्ती पड़ती थी और अगर हम इंडिया में ही वो अगर कमोडिटी बनाए तो वो हमको महंगी पड़ती थी। तो ऐसी खोखली पॉलिसीज़ की वजह से लोग बिल्कुल ही गुस्से में आ गए, अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमारा ही पैसा, हमारे ही चीज़ों से बनाया हुआ कमोडिटी हमको ही ज़्यादा प्राइस में मिलता था। उसकी वजह से लोगों में एक तरह से गुस्से की भावना आने लगी और इसी से ही राष्ट्रीयता की फीलिंग्स बढ़ती गई लोगों में। तीसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ब्रिटिशर्स ने रेलवे, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, वाटरवेज, लैंड रूट ये सब डेवलप कर दिया इंडिया में। तो देखा जाए तो एक तरह से ये हमारे लिए आशीर्वाद रूप माना गया। क्यों कि देखिए अगर रेलवे लाइंस शुरू हो गई है तो हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचा सकते थे। टेलीग्राफ से क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते थे। तो अगर एक भारतीय सपोज गुजरात स्टेट में रह रहा है और दूसरा भारतीय कश्मीर में रह रहा है तो वो एक दूसरे के द्वारा संदेश से बात कर सकते थे। तो यह देखा जाए तो हमारे भारत के जो लोग थे वो एक दूसरे से कैसे इन ब्रिटिशर्स को देश से भगाना है उनकी प्लानिंग्स करते थे। पोस्ट वही चिट्ठी वाला काम, टेलीग्राम, लैंड एंड वाटरवेज, अब इनके द्वारा एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक तरह से बोन बन गया, हमारे लिए एक आशीर्वाद बन गया क्योंकि इसके द्वारा हम पॉलिसीज़ बनाते थे। पोस्ट के द्वारा हम चिट्ठियाँ एक दूसरे के, जो भी भारतीय है वो एक दूसरे से चिट्ठी लिखते थे और उन चिट्ठी में सारी प्लानिंग्स लिखी हुई होती थी कि कैसे हम इन भारतीयों को हमारे देश से निकालने के लिए प्लानिंग्स कर सके, कैसे हम अपने देश को आज़ाद कर सके। तो ये सारी प्लानिंग्स किसके बेस पर अच्छी हो सकी या लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई, तो ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन से।
आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द डोर्स टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन। Most of the literature in the world was available in English. The people of our country learned English language and became familiar with the recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, liberty, equality, and fraternity from the American War of Independence and from the French Revolution. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में भी शुरू की। अब इंग्लिश एजुकेशन एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारतीय के लिए बहुत ही अच्छा वे हो गया, जिससे वो न्यूज़पेपर्स पढ़ पाते थे। ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और हमारे भारतीय उस इंग्लिश लैंग्वेज को पहले तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया, उस इंग्लिश एजुकेशन से वो वर्ल्ड के कोई भी न्यूज़पेपर्स रीड कर पाते थे और उन्हीं न्यूज़पेपर्स से लोगों ने क्या डेमोक्रेसी के आइडियाज़ लिए, लिबर्टी के आइडियाज़ लिए, कैसे हम इक्वलिटी बना सकते हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा कैसे कर सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ उन्होंने कहाँ से लिए? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सारे आइडियाज़ लिए और इन्हीं आइडियाज़ को अप्लाई करके वो क्या करते थे? नॉवेल्स बनाते थे, भारतीय हमारे स्टोरीज़ बनाते थे, पोएम्स बनाते थे और सॉन्ग्स बनाते थे अपने खुद के रीजनल लैंग्वेज में। और उन्हीं लैंग्वेजेस से, उन्हीं पोएम और सॉन्ग्स और स्टोरीज से राष्ट्रीयता की भावना एक दूसरे में पैदा करते थे। तो देखा जाए एक तरह से लिटरेचर और एजुकेशन काफ़ी अच्छा साबित हुआ, इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। फिफ्थ आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या काम करता है? बेटा न्यूज़पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं और न्यूज़पेपर्स में जितनी जानने जैसी चीज़ें होती हैं वो सारे न्यूज़पेपर्स में होता है। तो न्यूज़पेपर से लोग एक दूसरे के बारे में जान सकते थे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, न्यूज़पेपर्स मेड अ वाइटल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग द नेशनल अवेयरनेस। The newspaper published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of Britishers and it awakened national feelings in the hearts of the people. देखा जाए तो न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा वे रहा नेशनल अवेयरनेस के लिए। लोग एक दूसरे के स्टेट्स के बारे में जान सकते थे। उन स्टेट्स के न्यूज़पेपर्स में ब्रिटिशर्स के बारे में की गई टिक्काओं से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आने लगी, लोगों के हृदय में यूनिटी जागने लगी, राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। सिक्स्थ पॉइंट है जो सिक्स्थ फैक्टर हम पढ़ते हैं जो राष्ट्रीयवाद की भावना जगाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और वो है मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। Ancient archaeologist Alexander Cunningham and his assistant excavated many sites of the ancient civilization in the Indus Valley. They discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India. Indian archaeologists like Rai Bahadur Dayaram Sahni, Madho Swarup Vats and Rakhal Das Banerjee continued these excavations to unearth the remains of this majestic civilization. The scholars from the West, in collaboration with the Indian scholars, tried to find out the lot about the Indian culture and heritage. Ancient Indian books on medical science, astrophysics, diplomacy and spirituality were translated into English and become known to the people of India and the world. A detailed research on the literary and cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism. हमारे एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम और उनके असिस्टेंट ने बहुत सारे साइट्स पर रिसर्च किया। उन्होंने इंडस वैली के एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में भी रिसर्च किया। उन्होंने काफ़ी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी ढूंढे जिससे वो पता लगता है कि हमारा हेरिटेज कैसा था, रिच था। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि
राय बहादुर, दयाराम सहनी, माधव स्वरूप वत्स और राखलदास बैनर्जी ने ये खोज जारी रखी और उन खोज से हमको ये पता लगा कि हमारे भारतीय जो है वो उनका हेरिटेज और कल्चर बहुत ही अच्छा है। हमारे काफ़ी भारतीय रिसर्चर्स बोलिए या साइंटिस्ट बोले, उन्होंने काफ़ी सारी मेडिकल साइंस में भी डेवलपमेंट किया है, एस्ट्रोफिजिक्स में डेवलपमेंट किया है, डिप्लोमेसी में भी, और स्पिरिचुअलिटी जो है उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और अब पूरे वर्ल्ड के लोग ये सारे जो बुक्स हैं उनको रीड करते हैं और भारत को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी अप्रिसिएशन से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक था विच आर द फैक्टर्स दैट लीड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इनके अंदर 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजन, सेकेंड इकोनॉमिकल रीजन, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, फोर्थ is literature and education, fifth is newspapers, and the last and the sixth one is magnificent and rich heritage of India.